राजेश झाला की ये फिल्म 23 विंटर्स में बोटा की कहानी है। वो कश्मीरी जिसे वतन छोड़ने का दर्द जो है वो जीते जी मार गया। 90 में सैकड़ों कश्मीरी पंडित मारे गए और जो गोलियों से नहीं मरे वो विस्थापन के दर्द से मरे। 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित अपने वतन से बेघर हुए। 25 साल पहले दहशतगर्दी की जो आंधी चली थी उसने आज तक घरों को दोबारा बसने नहीं दिया है और एक खौफ है जिसने पूरी कश्मीर वादी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। क्या वो आज भी कश्मीरियों को अपने वतन वापस लौटने देगा? खबरें आती रहीं अक्सर, कभी किसी जस्टिस गंजू के कत्ल की खबर, कभी किसी कवि प्रेमी की हत्या, नर्स सरला भट्ट के साथ गैंगरेप जिसमें अपने जानने वाले शामिल थे। ये हम सिर्फ चंद नाम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ एक उस लंबी फहरिस्त को मैं नहीं दोहरा सकती, लेकिन ऐसे सैकड़ों हादसे उन कश्मीरियों के जहन में आज 25 सालों बाद भी उतने ही ताज़ा हैं। उस पर अब सरकार की ये नई कोशिश है कश्मीरी पंडितों को उनके वतन में वापस बसाने की। बहुत सराहनीय और तारीफ के काबिल है ये कोशिश, लेकिन हर कोशिश के साथ बहुत सारे सवाल और एतराज भी जुड़े होते हैं। उसकी कई शर्तें भी होती हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए आपको मिलवाएं हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ राहुल पंडिता हैं जो कि पत्रकार हैं और लेखक हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का जो दर्द है उस पर उन्होंने किताब लिखी है, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। हमारे साथ डॉक्टर शशि भान है, कश्मीरी पंडितों के संगठन कश्मीर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे पास साथ सुशील पंडित जी हैं जो कि पब्लिशर हैं प्रजनत के। प्रजनत का जो मतलब होता है वो पहचान होता है, कश्मीरी लफ्ज़ है। राधिका कौल हैं, एक्टिविस्ट हैं, रूट्स इन कश्मीर संगठन से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी हैं जो कि कौशल समाचार के एडिटर इन चीफ हैं। हमारे साथ संजय कौल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विजय रैना, प्रेसिडेंट कश्मीर समिति दिल्ली के। और श्रीनगर से हमारे साथ जफर मेराज जुड़ रहे हैं जो कि पीडीपी के नेता हैं। और बेंगलोर से आबा हंजुरा जो कश्मीरी गायिका हैं। आपने अभी डॉक्टर शशि भान अपने फिल्म देखी 23 विंटर्स और उसमें बोटा की कहानी थी। वो एक ऐसा कश्मीरी पंडित था जो कि अपने वतन में नहीं रह सका, वहाँ से बाहर, और जब वो रहा और जिस दर्द को उसने झेला उससे जो उसकी हालत हुई थी वो आपने देखा है। 90 के दशक में जब आप तमाम लोग वहाँ से निकले, उस साल की आपके साथ किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं? वो मैं बताऊंगी। उस दिन रात को हमारे घर के बाहर हजारों लोग आए। दिस इज 19 दिसंबर 1990 जी। और मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं सोई थी, मैं बाहर निकली, मैंने कहा क्या बात है जी, आप आइए, हमने कर्फ्यू डिफाइंस करनी है और हमें ह्यूमन चेन बनानी है, हमको आप आगे आगे रखेंगे, आर्मी मारेगी, आपको मारेगी पहले। तो मैंने कहा कि आप रुकिए, मैं अभी निकलती हूँ। उतनी देर में वहाँ आर्मी आई, उनको बचाया क्योंकि वहाँ फारूकुल्ला घर के साथ ही हमारा घर था। उनको बचाने के लिए आ गई पुलिस और मैं वहाँ से निकली हूँ रात को। और उस वक्त मैंने लास्ट नज़र मारी, रात के 5 बजे मैंने एक टैक्सी की और मैं चली आई। घर में मैंने दरवाज़ा खुला रखा, जो विंटर था सब चीज़ें वहीं रखी। नेबर्स को कहा भाई यहाँ जो भी चीज़ें आप ले लीजिए, और मैं आई जी। उसके बाद दैट इज़ हाउ आई हैव लेफ्ट दैट प्लेस। उसके बाद उसी साल 15 अगस्त को पहला ब्लास्ट मेरे घर में किया, जो मेरा पहले घर का पहला छत गया। दूसरे साल 15 अगस्त इम्पॉर्टेंट है, फिर उन्होंने दूसरा ब्लास्ट किया तो दूसरी फ्लोर उड़ाई। तीसरे साल 15 अगस्त को जो अब एक फ्लोर बचा था पीछे का, उसका पीछे का रखा सो दैट आगे का है ही। और मैं गई थी 3-4 साल पहले देखने के लिए और मैंने देखा उस घर की क्या हालत है। और हमारा घर कोई ऐसे इधर सोनवार में था, बहुत अच्छा वो एरिया है। आपको कितने साल लगे वापस लौटने? जब उस दिन आप छोड़ के आई थी उसके बाद कितने साल मैं बाद गई हूँ? कोई 20 साल के बाद मैं गई। मैं नहीं जा सकी क्योंकि जब भी मैं जाने का नाम लेती थी तो मुझे कहा जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, आप पुलिस सिक्योरिटी लो, हमारे यहाँ सबको बता दो आपने आना है, चीफ सेक्रेटरी को बताओ फिर आप आएंगे। तो मुझे लग रहा था मैं अपने घर में जा रही हूँ, पहले मैं सिक्योरिटी लूँ, वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई। राहुल, आपने अपनी किताब आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स में कई ऐसे वाक़े का जिक्र किया है और उस वक्त बहुत कम उम्र थी आपकी, 12-13 साल की उम्र थी, शायद 14 साल की, जब आप वहाँ से निकले थे, स्कूल में पढ़ते थे। 90 के उस दौर में आपने उस पूरे माहौल को, जिस कश्मीरियत की बात हम करते हैं और जिस मिली जुली तहजीब में आप सब
पैदाइश हुई थी आपकी, पले बढ़े थे, वो कैसे बदलते देखा था? आपने एक जिक्र किया है कि आपने पहली दफ़ा स्कूल में मुजाहिदीन लफ्ज़ का इस्तेमाल सुना, आपने लाल चौक पर बस कंडक्टर को ऊपर किनारे लगाते सुना, यानी सरहद पार जाने के लिए वो नौजवानों को उकसा रहे थे। जी। कैसे वो माहौल बदल रहा था उस वक्त? जिनको पहले आपको इस फिल्म के बारे में संक्षेप में बता दूं, ये राजेश जाला की फिल्म है। इसमें प्रोटैगनिस्ट जो हैं सुशील कुमार, ये बांडीपुर में रहते थे जो नॉर्थ कश्मीर में है। बहुत ही सुंदर जगह है जिसे मैं लेखक होने के बावजूद भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 1990 में जब पलायन हुआ तो सुशील कुमार को दिल्ली आना पड़ा और एक शरणार्थी कैंप में रहना पड़ा, जहां वो एक छोटी सी जगह, एक छोटे से कोने में रहता था। उससे उसका स्किज़ोफ्रेनिया ट्रिगर हुआ और राजेश ने अपने दोस्त पर यह फिल्म बनाई है। और आज से कुछ महीने पहले सुशील कुमार का एग्जाइल में ही मौत हो गई उसकी। 25 साल में वो कभी जा नहीं पाया और 2012 में उसी बीमारी के चलते, उस बीमारी में भी वो अपने घर का मोह जो है वो भूल नहीं पाया और वो वहाँ गया। उसने अपने घर के जो दरवाजे हैं उनको तोड़ा और अंदर उसको देखने की इच्छा थी, जो उसकी मुझे खुशी है कम से कम उसके मरने से पहले वो पूरी हुई। तो इसी त्रासदी से सारे कश्मीरी पंडित जो हैं, करीब 4 लाख कश्मीरी पंडित जो 1990 में कश्मीर घाटी में रहते थे, उन सबको इसी मुसीबत से गुजरना पड़ा। और ये धीरे धीरे 88 ऑनवर्ड्स से शुरू हुई। जिन संकेतों के बारे में आप जिक्र कर रही थी, तो संकेत कई सारे थे। हम शंकराचार्य टेम्पल जाते थे और हमें दिखते थे ये नौजवान जो ऊपर नीचे जा रहे हैं और ये एकदम अजनबी थे और हमें ये समझ नहीं आता था ये लोग कौन हैं। ये तो बाद में हमें पता चला कि ये LOC से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के बाद वापस आए थे और वहाँ पर फिजिकल ड्रिल्स कर रहे थे, जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं था। जगमोहन की जो किताब है फ्रोजन टर्बुलेंस, उसमें कल पढ़ रही थी मैं कि उसमें लिखा था कि जब जस्टिस गंजू श्रीनगर बीके गंजू जिनको ढूंढने के लिए दहशतगर्द उनके घर पहुंचे और नहीं ढूंढ पाए, वापस लौट रहे थे, उनके पड़ोसी ने इशारा किया और बताया कि वो यहाँ छुपे हैं और उस तरह से वो मारे गए। ये मार्च 1990 की घटना है। बीके गंजू 37 साल के एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थे। तब तक कश्मीर में काफी हालत खराब थी, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हालत इतने खराब होंगे। सभी को ये लगता था कि 2-3 महीने में हालात ठीक हो जाएंगे। तो बीके गंजू के घर में सुबह 3 आतंकवादी आए। दे वर लेड बाय JKLF टेररिस्ट बिट्टा कराटे, जो अभी आजाद घूम रहा है कश्मीर में, और उसके घर में आए और वो एक एटिक में जो है एक राइस के ड्रम में छिप गया और ये 3 टेररिस्ट अंदर आए। उन्होंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दिया और वो वापस चले गए। लेकिन ये ओल्ड श्रीनगर में है, छोटा बाजार का इलाका है, पुराने घर जो हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं और वहाँ एक मुस्लिम महिला पड़ोसी थी जिसने गंजू साहब को उस ड्रम में चिपते देखा था और उसने टेररिस्टों को इशारा किया। वो टेररिस्ट वापस गए और उसी ड्रम में गोलियों से उन्हें भून डाला एंड दे फोर्स्ड हिज वाइफ टू ईट ब्लड सोक्ड राइस। तो इतनी अब जो हैं सेपरेटिस्ट ग्रुप्स या वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम वहाँ वापस जाए, बीके गंजू साहब की वाइफ वापस जाए और उसी स्ट्रीट, उसी मोहल्ले में रहे जहाँ की पड़ोसी ने उनके पति की तरफ इशारा किया और उनकी मौत का सबब बना। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम कैसे रह सकते हैं? सुशील पंडित साहब, आपका परिवार, आपकी अपनी यादें भी होंगी वहाँ से, और जो भी राहुल जैसा बता रहे थे, हमने राजेश को सुना, और ये जो एक बात उठ रही है कि वो लोग जो कि इस पूरे हंगामे के लिए, इस दहशतगर्दी के लिए, इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें JKLF का, बिट्टा कराटे का नाम आपने लिया, JKLF शामिल है, वो लोग भी अब इसमें एक तरह से अपनी राय दे रहे हैं। इतनी उनकी जुर्रत है कि अभी राय दे रहे हैं कि आपको कैसे लौटना चाहिए। देखिए, न सिर्फ राय दे रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि देखिए 25 साल पहले वो जन्नत थी, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि कैसे मिलजुल के रहा जाता है, सदियों से हम भाईचारे के साथ रह रहे थे। ये सब गप है। मैं अली कदल बटियार की बात कर रहा हूँ। ईदगाह उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। जब हमको बड़े मैदान में खेलना होता था तो वहाँ जाते थे जी। तो मेरी माँ और नानी मुझे बार बार कहती थी कि भाई अगर खेल में कोई बेईमानी करे तो उसका विरोध मत करना, यदि कोई झगड़ा करे तो तुम झगड़ना मत, अगर कोई गाली दे तो उसका जवाब गाली में मत देना, बुरा मत मानना।
तुम ठीक ठाक वापस आने चाहिए। बचपन से अगर आप इस तरह की निर्देशों में पल रहे हो तो जैसा डॉक्टर तोशखानी कहा करते हैं, हम रह नहीं रहे थे, हम सह रहे थे। तो उस सहने का बांध तब टूटा जब हम वहां पर सहने लायक भी नहीं रहे। ऐसा पूरा इतिहास दिमाग में रखते हुए अब हम वापस जाएंगे तो पुनः निकलने के लिए वापस नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि जो लोग आज हमें शर्तें गिना रहे हैं कि किन शर्तों पे वापस आना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें वहां से डरा कर, धमका कर, मार कर, लूट कर भगाया। राधिका, जिसकी बात अभी हो रही है, उस कश्मीरियत की बात है, वो मिली जुली तहजीब की बात है जो कि कश्मीर का हिस्सा थी और जिस पर हर कश्मीरी को फख्र है। तो वो जो मिली जुली सभ्यता थी कि अगर सैकड़ों मुसलमान घर हैं, उसके बीच में एक पंडित घर है, तो भी आप उस तरह से मिलजुल कर बेखौफ रहते थे, वो कैसे ख़त्म हो गया? उसको सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा है। 1990 के बाद मेरा जन्म हुआ। मैं जब पहली बार गई कश्मीर, वो मेरे जन्म के 11 साल बाद था और मैं एक टूरिस्ट की तरह अपनी ज़मीन पे गई और जो वॉइड था कश्मीर का, वही मेरी पहचान बन गई कि मैं कश्मीरी होकर भी कश्मीर से इतनी दूर थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या हूँ, मैं कश्मीरी हूँ कि नहीं हूँ। और जब मैं गई तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, मेरे माँ बाप इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मैं अगर इस ज़मीन में जी नहीं पाऊंगी तो मरना ज़रूर चाहूँगी इस ज़मीन पर। जब ऐसा अपराध होता है, मतलब जो मेरे को लगता है कि मानवता के खिलाफ अपराध है, इसका केवल 2 उपाय हो सकते हैं। या तो प्रतिशोध है, और जैसे सुशील जी ने कहा, ना वो हमने लिया है कभी, ना लेना आता है। और दूसरा है कि हमें न्याय दिया जाए, जो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं। तो जब तक न्याय नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी स्वाभिमानी पंडित कैसे लौट सकता है। तो डॉक्टर तोशखानी, आप कश्मीरी जो इतिहास है, जो तारीख है, उसके बहुत बड़े विद्वान हैं, वो आप जानते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह ख़त्म हो गई? एक दूसरे किस्म का कल्चर, दूसरे किस्म की सभ्यता वहाँ पे हावी हो गई। कश्मीर में सौहार्द था या नहीं था, ये एक मिथक है, एक झूठ खड़ा किया गया है। कश्मीर में क्या परिस्थितियाँ रही हैं, 500 सिर्फ 25 वर्ष नहीं, 500 वर्ष से अधिक समय हुआ जब से ये समुदाय जो हमारा है ये सहता आ रहा है, हर प्रकार का अन्याय सहता रहा है। अभी तो 19वीं शताब्दी के अंत तक पठानों का राज्य था। पठानों ने जो अत्याचार किया है उसे तो अभी भी उसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पठानों के बाद डोगरों के हाथ में चला गया। डोगरों ने भी हमें अधिक से अधिक एक क्लर्क किया, उससे अधिक कोई महत्व नहीं दिया छोटा मोटे क्लर्क बनाने, लेकिन हम तब भी 100% जैसा इन्होंने कहा शिक्षित हो गए। कश्मीर का सच सामने नहीं आया है। इसलिए ये मत कहिए कि वहाँ सौहार्द था और फिर सौहार्द टूटा। और सौहार्द तोड़ा किसने? प्रश्न सबसे बड़ा यही, सौहार्द किसने तोड़ा? जिस यासीन मलिक के हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो आज हमसे कह रहा है कि ये मिलीजुली संस्कृति की बात कर रहा है। किस मुंह से वो बात कर रहा है मिलीजुली संस्कृति की, जिसने कि सबसे पहले उसको तोड़ा और हत्याओं का एक सिलसिला शुरू कर दिया। मेरी एक कविता की पंक्तियां, खून की लकीर पर लकीर, क्या इसी का नाम है कश्मीर? सौहार्द की बात है कि सौहार्द कभी नहीं था, सौहार्द बिगड़ गया। वो सौहार्द आपके हिसाब से क्या वजह थी बिगड़ने की और कब से बिगड़ना शुरू हुआ? देखिए, मेरा मानना यह है कि कश्मीरी पंडित के साथ 66 साल से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से कश्मीरी पंडित के साथ जुल्म हुआ है। उसमें आपको पुरानी हिस्ट्री मालूम होगी कि जब से आज़ाद हुआ तब से पाकिस्तान ने हमला किया। शेखर तोशखानी साहब ने ठीक बोला है, जब एक समय पे ऐसे भी हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के जितने जनेऊ थे वो जलाए गए थे। तो ये स्वार्थ, डॉक्टर शेखर तोशखानी साहब ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ था नहीं कि ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। तो फिर वैसे कश्मीर में आप वापस जाके ये क्या रिहैबिलिटेशन की बात है या फिर आपके हक की बात है? देखिए, मैं अपने हक के लिए जाना चाहेंगे या वहाँ पर वो माहौल है कि आप रह सकेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि कश्मीरी पंडित को वापस जाना चाहिए, मगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ये जो अभी प्रपोजल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अलग कॉलोनीज बसाई जाएंगी, कॉम्पोजिट हालांकि कॉलोनीज की बात है, पर एक जगह दी जाएगी कश्मीर पंडितों के लिए, आपको लगता है वो सही है? ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी समिति दिल्ली, मैं टोटली रिजेक्ट कर रहा हूँ कि कंपोजिट 3 जगहों पे बिठाएंगे, 4 जगहों पे बिठाएंगे। हम टोटली रिजेक्ट करना चाहेंगे उसको। हमने KPSS जो कश्मीर वहाँ पे संघर्ष समिति है, उसके जो प्रेसिडेंट है संजय टिक्कू, उन्होंने कहा कि
हम अलग कॉलोनीज में नहीं रहना चाहते, कश्मीरियों को वापस आना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को, पर मिलजुल के रहना चाहिए जैसा रहते थे। और यहाँ जो मिली जुली संस्कृति की बात है उसको ही सिरे से नकार रहे हैं तमाम लोग कि कोई ऐसी मिली जुली संस्कृति थी ही नहीं। तो ये मसला बहुत उलझा हुआ है। जो आपका अभी का प्रपोजल है, क्या उसमें इन तमाम पक्षों से बातचीत की गई है? क्योंकि एक शिकायत ये भी है कि बहुत हाफ बेक्ड है, तमाम लोगों से बात नहीं की गई इसमें। मामला पेचीदा है ही नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखा जाए। मगर इसमें प्लेयर्स कौन है, इसमें पात्र कौन है? एक मेजॉरिटी कम्युनिटी और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, वो हिंदू हो, सिख हो, किसी और तबके के हों, जिनको उनके मजहब के तौर पे वहां से बेदखल किया गया। एक सीधी सी बात है कि कश्मीरी पंडितों का वापस जाना अनिवार्य ही नहीं, जरूरी ही नहीं, नेचुरल जस्टिस के तौर एक कदम होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुसलमान कश्मीरी या कोई और इसकी खिलाफत करेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, अनलेस, जैसा मैंने कहा, कि वो विकृति का मौजूद अगर कोई ऐसा उदाहरण हुआ आपके पास, कोई सेपरेटिस्ट हो जिनका कोई और सोच ना हो, उसको छोड़कर कोई नॉर्मल आदमी इसको अपोज नहीं करेगा। अब सवाल ये रहता है कि जो जिन चीज़ों का ये जिक्र कर रहे हैं, जो इनको सिक्योरिटी के मामलात हैं या जो इनको कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल इश्यूज़ हैं, अब आपने छोटा सा एक गांव बना दिया, उनको बसा दिया और काम करने के लिए कुछ नहीं हो, तो आपको भी मालूम है ये विफल रहेगा। तो मुझे लगता है हम लेकिन उसकी तरफ अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहली बार इतने सालों की सरकारों के बाद, आज मेरा मानना है कि 10 ही महीने हुए हैं, और ख़ासतौर से बीजेपी को सेंटर में, और मेरा मानना है कि जो नई सरकार बनी है उसको भी बहुत कम समय मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि हम उसकी तरफ जाने को तैयार हैं। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इंटेंशन तय है।